औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए और जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुसद्दक़ मलिक साहब, एहसान राना साहब और बिलाल कियानी साहब के लिए एक बड़ी ख़ुशी की बात है, सादत की बात है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के बाद हम ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। कल मियाँ साहब ने ये कहा है अपनी स्पीच में कि आज से यानी कि गुज़िश्ता कल से पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो 3 इन्होंने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं उसकी पाकिस्तान भर में उसकी तारीफ़ हो रही है और उसको बड़ा अच्छी तरह रिसीव किया गया है। बहुत लोगों ने उसका इस्तक़बाल किया है। पहला अनाउंसमेंट ये था कि हम कम से कम उजरत जो है वो बढ़ा के 25,000 रुपया माना कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो गुर्बत में फंसे हुए दबे हुए लोग हैं, गुर्बत के और महंगाई के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है कि उनकी उजरत में इजाफ़ा हुआ है तकरीबन 20% से ज़्यादा, तो बल्कि 25% तक अगर, और तो वो एक बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये कैस्केड होगा कि अगर आपने 19,000 या 20,000 की तनख्वाह, उजरत वाली की तनख्वाह 25,000 करेंगे तो जिसकी 23 थी उसकी भी आप 27-28 कर लेंगे वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ दूसरा जो इक़दाम उन्होंने उठाया, जो दूसरा अनाउंसमेंट किया है, वो उन्होंने कहा है कि मैं तमाम रिक्वेस्ट करता हूँ बिज़नेसेस से कि जिन लोगों की तनख्वाह लाख रुपए से कम हो उसकी तनख्वाहों में 10% की इंक्रीज़ कर दें। और ये भी 1 अप्रैल से होगा और मिनिमम वेज भी लागू 1 अप्रैल से होगा। और मुझे बड़ी ख़ुशी की बात है कि मैंने शाम को उसके बाद ट्वीट भी किया हमारे बिज़नेसेस के और एक्सपोर्टर्स के लोगों से, और मैंने कहा है कि आप ये तनख्वाह बढ़ा दें लोगों की। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तमाम मदद करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी, आपकी इनकम बढ़ाने में। और ये मैं ऐसे ही कहता चलूँ कि ये जो हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और जो मालकान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सनतकारों के लिए नहीं है, ये मीडिया हाउसेस के मालकान के लिए भी है। तो ये मैं ऐसे ही गोश गुजार करना चाहता हूँ मीडिया हाउसेस के मालकान का कि वो भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 10% हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है और मैं इंशाअल्लाह ताला उधर भी कॉम्पनसेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा जो अनाउंसमेंट किया था वो आप जानते हैं कि मार्च में हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह गुज़िश्ता हुकूमत ने बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई थी। और पेंशन ज़ाहिर है कि जो हुकूमत के लोग काम कर रहे होते हैं वगैरह, अक्सर वो बेचारे साइड पे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, दूसरा काम कर रहे होते हैं घर चलाने में। लेकिन जो रिटायर्ड लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़ईफ़ लोग होते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए 10% हमने फिल फॉर पेंशन का इजाफ़े का भी ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह ताला उससे भी कुछ ज़ख्मों पे मरहम रहेगा हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स का। तो ये 3 बड़े अनाउंसमेंट थे शहबाज शरीफ साहब के। कल आपको पता है कि शहबाज शरीफ के पहले दिन पे कराची एक स्टॉक एक्सचेंज 1700 पॉइंट्स बढ़ी है। 1700 पॉइंट्स का जो इजाफ़ा था कल का, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे सिंगल डे बड़ा इजाफ़ा था। कभी भी इतना इजाफ़ा नहीं हुआ एक दिन में जितना कल किया। और जो हैरत की बात है वो ये है कि जिस दिन भी इतना इजाफ़ा होता है उसके दूसरे दिन अक्सर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट कम होती है। लेकिन आज फिर मार्केट जो है वो 333 पॉइंट एक्चुअल ऊपर बंद हुई है, जिसको लेकिन वो आखिरी एवरेज करा तो उन्होंने 270 पॉइंट पे बंद हुई है। तो आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मार्केट ऊपर बंद हुई है। कल डॉलर जो था वो नीचे आ गया था, 190 की जो सतह पे डॉलर था वो नीचे आके 183 रुपये, 182 रुपये 80 पैसे 90 पैसे पे बंद हुआ है कल शाम में। आज की खबर यह है कि वो जो 90 पैसे थे वो भी उड़ गए हैं। दिन में 181 रुपये 50 पैसे भी ट्रेड किया, लेकिन इस वक्त मैंने आखिरी चेक किया है तो 182 रुपये 3 पैसे पे था। तो आज फिर 90 पैसे टूटा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल रोशन होगा और बेहतर होगा। मैं जो शहबाज साहब ने भी कहा कि हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी गोश गुजार करना बहरहाल ज़रूरी हैं ताकि ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस हुकूमत ने कहा था कि 3990 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, यानी कि तकरीबन 4000 रुपये का डेफिसिट होगा। उसके बाद 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, शुक्रिया, 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद कुछ अर्से पहले
यहाँ पे बैठे हुए एक बड़े जय्यद रिपोर्टर ने कहा था कि नहीं 4300 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। मैंने उस पर गुजारिश करी थी कि नहीं 43 का नहीं होगा, 46 का होगा, लेकिन वो भी गलत थे, मैं भी गलत हूँ। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। जी हाँ, 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट बाय फार है, बाय 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये जिस नहज पे खान साहब, इमरान खान साहब इकानमी को धकेल पे गए, मतलब ये मईशत के साथ ज़्यादती है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म है। ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती है, इसकी एक बड़ी वजह फिस्कल स्टिमुलस होता है। ये फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है जिसमें आप 5600 अरब रुपए तक का डेफिसिट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 6400 अरब रुपए का डेफिसिट। मैं आपको ऐसे ही बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग के 5 सालों में इतना डेफिसिट हुआ था जितना खान साहब इस साल करके गए। 800 अरब रुपए के अंदर 220 अरब रुपया तो सिर्फ SNGPL को देना है, LNG और RLNG के नुकसान में। 73 अरब या 80 अरब रुपए कम से कम जैनको को देने हैं उसको लिक्विड रखने के लिए। और 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए, 373 अरब रुपए का ये पैकेज दिया इन्होंने। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत के अफसरान अहलकार बात कर रहे थे, मैं वज़राओं की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो वज़रा कह रहे थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये खुद फाइनेंस कर सकते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ रहा है 373 अरब रुपए। IMF इससे एग्री नहीं हुआ है और ये पाकिस्तान को IMF से ख़त्म कर चुके हैं, जिसको हमको रीस्टार्ट करूँगा। लेकिन ये 373 अरब रुपए इसके अलावा है और ये बेतहाशा नुकसान कर रहे हैं। और उस वक्त जब खान साहब टैक्स ले रहे थे आपसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था लोगों की महंगाई का। लेकिन जब इनकी हुकूमत पे हाथ बात आई तो इन्होंने एकदम यू टर्न एक और ले लिया और नुकसान शुरू कर दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये वज़रा जो बैठे हुए थे काउंसिल में और ये इकोनॉमिक एडवाइज़र्स जो बैठे हुए थे, जिनको 30-30, 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा है, इन्होंने ये करने दिया कि आपने मुल्क के मईशत को दावे पे लगा दिया, मुल्क के मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहाँ लेके जाएगा, मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा पाकिस्तान को, उधर नहीं लेके जाएंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात लगाने रिकॉर्ड पे ज़रूरी है कि ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्ज़े कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के ज़माने में बने हुए थे। ये मिफ्ता इस्माइल ने नंबर नहीं बनवाए। और ये बात कर रहे थे कि हम खर्चा करेंगे 7500 अरब रुपए का। ये अगर 800 अरब रुपए निकाल दूं तो भी 8700 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा करेंगे। और अगर वो 800 अरब रुपए डाल दूं तो 9500 अरब रुपए का खर्चा करेंगे। कहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज़ बहुत छोड़ दिया। जो कर्ज़ इन्होंने छोड़ा है उसको तो अब छोड़ दें कि जितना लियाकत अली ख़ान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली ख़ान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज़ लिया गया है 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज़्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। वो नंबर आ जाएंगे आपके पास, वो भी मैं रख दूंगा आपके सामने। और फिर ये बात करते थे कि वो कर्ज़ लिया था इसलिए हमारा डेफिसिट ज़्यादा है, वरना देखो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कम है। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा। एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है।
अगेन ये इनकी हुकूमत के अंदर वजारत ख़जाना के प्रोजेक्शन है 1650 अरब रुपए के प्राइमरी डेफिसिट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल मियां नवाज शरीफ के हुकूमत के 2013 से 2018 उसके अंदर एवरेज बजट डेफिसिट 1600 अरब से कम था। टोटल डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल था, डेट सर्विसिंग भी शामिल थी, सब चीज़ शामिल थी, जिसमें 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स भी शामिल थे, जिसमें बिक्की बलो की हवेली बहादुर शाह भी शामिल था, जिसमें LNG के प्लांट्स भी शामिल थे। ये सब चीज़ें थी तो 1600 अरब रुपए का माहाना डेफिसिट, सालाना डेफिसिट था औसतन। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तो PTI करके गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अभी निकाल दिया, वरना और मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड करेगा, और पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। 75 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, वो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोड़ा CPEC की वजह से और ग्रोथ की वजह से, तो यहाँ पे तो ग्रोथ भी नहीं हुई। और इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज़्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए थे, ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में हुआ था 2007-2008 में, जब 8.1% ऑफ GDP करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस बार ये 6.5% करेंगे, सेकंड हाईएस्ट। उस साल एब्सोल्यूट नंबर में कम था, लेकिन एज परसेंटेज GDP जो था वो 8.1% था। तो ये हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे हम छोड़ के गए थे उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, थैंक यू, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, लिहाजा करेंसी के ज़खायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह 500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के ज़खायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के ज़खायर में, ज़र मुबादला के ज़खायर में, सॉरी, 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। I can say without fear of contradiction. From February 4 to from March 4 to end of March, first week of April. हमारे लिए अब इस गिरती हुई ज़खायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफ़ी 100 करोड़ डॉलर में, छोड़े उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है जो वापस करने हैं। वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन उन चीज़ों के लिए IMF ज़रूरी है। आपने जो लिख के दिया है IMF को, आपने उसके वादे वहीद की तो खिलाफ वर्जी करी, जो लिख के आपने दिए थे एग्रीमेंट उनकी भी खिलाफ वर्जी करी। कोई ज़रूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने बस आखिरी में ये कि चलो जाते जाते अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को भी खुश कर दो, आपने अपने रियल एस्टेट दोस्तों को तो खुश कर दिया था, एक और एमनेस्टी उठा के दे दी। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल ये है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइट कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइट कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की वाइट, मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइट कर दिया। तो भाई कहाँ से पैसे आएंगे फिर? तो मैं अब तो पहले काउंट कर रहा हूँ कि वो, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बड़ा है। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा
ज़िंदगी में इन्होंने शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे आपसे पेट्रोलियम की और पावर की, लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ये रख दूँ आपके सामने कि ये क्या हमारे मसाइल हैं। एक बात और भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने PSDP भी कम कर दिया, 900 से 700 किया, लेकिन ख़र्च इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए किया है और ये भी फाइनेंस से प्लानिंग में गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 500 अरब रुपए की स्पीड पे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि PSDP के ऊपर जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम कम करें, और जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप स्लो पैसे दे रहे होते हैं तो वहाँ कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल छोड़ के गए खान साहब, बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल PTI छोड़ के गई है। और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने सौतेला सलूक किया है हुकूमत पाकिस्तान से, माशियत पाकिस्तान से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो महंगाई इन्होंने की है, और महंगाई उनकी कौन सी थी कि SPI जो करती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अगर उस 15% या 17% था तो जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है उनके लिए 19% होता था। हमेशा ये हुआ है। कभी भी पाकिस्तान का अगर इमरान खान से पहले दौर देखें तो SPI पहले तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होती थी, गरीब लोगों के लिए कम होती थी। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। रूरल इन्फ्लेशन हमेशा कम होता था, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन को आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया। हर जगह इन्होंने गरीब को मारा है और अमीर को आसानी की है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर मेरे दोनों भाई भी आपसे बात करें। मुसद्दिक साहब पहले आप बात कर लें, मैं यूँ कर दूँ या आप करेंगे? जैसे आप। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ चंद इजाफी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर भी चलाते हो और आपका ख़र्चा बढ़ जाए और आमदन कम हो तो मुआशी बदहाली पैदा हो जाती है या आप दिवालिया हो जाते हैं। और अगर आप ये मिफ्ता साहब ने जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं इनको समराइज़ करें तो आपको पता ये चलेगा कि मुल्क की आमदन कम हो गई और मुल्क के ख़र्चे बढ़ गए। किस हद तक बढ़ गए वो उन्होंने आपको बताया है। इस वजह से मुल्क जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है इन नंबर्स को रिपीट किए बगैर कि ये मुआशी बदहाली क्यों पैदा हुई। हम ये समझते हैं कि ये मुआशी बदहाली इत्तफाकन नहीं है, या जो कहा जाता है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई, सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। ये मुआशी बदहाली हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से है। यानी अगर आप 48 रुपए की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तानी चीनी 48 रुपए में एक्सपोर्ट कर दें, और फिर बाहर से वही चीनी कुछ महीने के बाद 102 रुपए में इंपोर्ट करें, तो इसका को बैनुल अक़वामी कीमतों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप सस्ता आटा, पाकिस्तानी आटा जो है या वीट गंदम जो है उसको एक्सपोर्ट कर दें और फिर दुगनी कीमत के ऊपर वही गंदम थोड़े महीने के बाद इंपोर्ट करें, तो इसका ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी कीमतों से तो नहीं है। अगर आप $4 की LNG ना ख़रीदें और फिर $22 की LNG ख़रीदें और फिर $36 तक भी ना ख़रीद सकें, तो इसका ग्लोबल प्राइसेस से तो कोई इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है। जब आपको मुआहिदा ऑफ़र किया जा रहा था, कई सालों का मुआहिदा ऑफ़र किया जा रहा था, तो $4 में गरीब लोगों के लिए वो LNG ख़रीद लेते, मगर नहीं ख़रीदी। अगर आप 30 अरब की मेट्रो जो लाहौर में बनी, बिल्कुल उतने ही किलोमीटर 29 किलोमीटर्स जितने पेशावर में बनी, अगर आप वो बाद में 102 या 105 अरब की बनाएंगे तो फिर इसका ताल्लुक़ ग्लोबल प्राइसेस से तो नहीं है। तो ये तमाम वो पॉलिसीज़ हैं जिनके नतीजे में हम मुआशी बदहाली का शिकार हुए। और जैसा पहले भी मैंने आपको एक दिन कहा था कि 1 रुपए की कीमत पाकिस्तान में को 55 पैसे 56 पैसे रह गई, ये पिछले 3.5-4 साल में। तो जब 1 रुपए की कीमत आधी रह गई तो आपकी क़ुव्वत ख़रीद आधी रह गई। जब आपकी क़ुव्वत ख़रीद आधी रह गई तो जो लोग 2 रोटी अपने बच्चों के लिए ख़रीदते थे उनके पास 1 रोटी रह गई। तो सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इत्तफ़ाक नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं यहाँ पे क्या आटा और घी की कीमत कम करने आया हूँ। ये इत्तफ़ाक नहीं है। घी की कीमत वो तो वो जो मुआशी पॉलिसीज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया है उनके ज़रिए उन्होंने बढ़ाई हैं।
और अब आपको पता चलेगा कि वो वुज़रा जो कहते थे कि टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर मत डालें, टमाटर के बगैर नहीं हिंडिया पकती, तो आपको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो ऐसी गुफ्तगू क्यों फरमाते थे। या वो वज़ीर जो कहते थे कि वो गैस जो आपके चूल्हे में डले वो हलाल है, मगर जो आपके वो पानी गर्म करने वाले गीज़र में डल जाए वो हराम है या अयाशी है, तो अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वो ऐसी बातें क्यों करते थे। अगर आपने $4 की गैस नहीं ख़रीदनी और 22 या 26 या $36 की जाके ख़रीदनी, फिर ये बातें तो आपको करनी पड़ेंगी। और इस सब का बोझ किसने उठाया? गरीब आदमी ने उठाया। यानी महंगाई की शरह जो 4% से कम थी, 3.9% थी हमारी हुकूमत के आखिरी साल में, वही महंगाई की शरह डबल डिजिट्स में 11% तक चली गई, 13% तक चली गई। और वो खाने पीने की अशिया जो सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, जो 2.3% हुआ करती थी, वो 10.2% पे चली गई। यानी चीनी की कीमत अगर 53 रुपये थी, 53 रुपीज़ थी, तो वो 100 रुपये हो गई। आटे की कीमत 10 किलोग्राम की अगर 360 रुपये थी पहले, तो अब वो 750 के करीब हो गई, 735 हो गई। घी की कीमत अगर 148 रुपये थी तो वो 360 के करीब हो गई। चावल की कीमत 75 रुपये है तो वो 117 हो गई। मुर्गी की कीमत 190 से 290 तक चली गई। यानी वो चीज़ें, इनमें से कोई अयाशी की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो लोग ना खाएं? ये खाने की पीने की चीज़ें, अभी मैंने आपको पहनने की या घर बनाने की कीमत, उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। तो बुनियादी तौर पे हुकूमती पॉलिसी की वजह से और हुकूमती बदनवानी की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो गया। ये पहला नुक्ता है। और दूसरा, उससे ज़्यादा अहम नुक्ता ये है कि इस बर्बादी का बोझ इस मुल्क के गरीब लोगों ने उठाया है। अमीरों को तो आपने 0% के ऊपर और 2% और 4% के ऊपर आपने पैसे लिए, बैनुल अक़वामी एजेंसियों से पैसे लिए कोरोना वायरस के लिए, कोविड के लिए। बजाय इसके कि आप सिर्फ गरीब को वो देते, आपने अमीरों को वो रिलीफ दे दिया। आपने 1, 2, 3, 4% कितना था मिफ्ता साहब वो परसेंट जो, हाँ, 1% के ऊपर आपने मुल्क के अमीर तरीन लोगों को वही पैसा जो है वो दे दिया। हम ये चाहते हैं कि मुल्क की सनत तरक्की करे और हम ये चाहते हैं कि अच्छी उनको मुआशी पॉलिसीज़ आएँ जिससे वो इन्वेस्टमेंट्स करें, मगर गरीब के एक्सपेंस पे नहीं, टमाटर के, घी के, आटे के एक्सपेंस पे नहीं। तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बदलेंगी और हम वो पॉलिसीज़ बनाएंगे जो गरीब के मुफाद में हैं और गरीब आदमी को रिलीफ देते हैं, जिसका कल मुज़ाहरा, अमली तौर पे मुज़ाहरा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया है। इस्माइल साहब ने डिटेल से और मुसद्दिक साहब ने बताया, लेकिन मैं इस हुकूमत की, चूँकि आज हम वो बात कर रहे हैं कि हम इधर पहुँचे कैसे थे, इतनी ज़्यादा तबाही हो तो एक तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि कोई प्लान नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी और एक मस्त अंदाज़ था कि जी हम आएंगे और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। और वो जो प्लान का हिस्सा था जिसका जिक्र किया, $200 बिलियन वहाँ से आ जाएंगे, पता नहीं 12 बिलियन रुपए रोज़ करप्शन होती है वो बच जाएगी, $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है एनुअल, वो बच जाएगी। और इस किस्म के, और टैक्स इसलिए हमारे पास फर्स्ट ईयर में 4000 बिलियन से 8000 पहुंच जाएगा, चूँकि खान जो है वो सिंसेयर है और लोग लाइनें बना के खड़े हो जाएंगे। तो एक तो ये बुनियादी गलती इस अजम्पशन के साथ। दूसरी चीज़ें, फ़ैसले जो किए गए, IMF जाने के लिए 8-9 महीने लगा दिए। अगर जाना था तो आपने फ़ौरन जाना था, वरना आपने कुछ और उसका अल्टरनेट सोचना था। जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, 8-9 महीने एंड अ सेक्रीफाइस ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी और पता नहीं FBR चेयरमैन, क्योंकि वो सब परेशान थे कि जी क्या फ़ैसला करना है। दूसरा, उन्होंने जो पहले 8-9 महीने में जो फ़ैसले किए, एक तो इंटरेस्ट रेट्स हम जो छोड़ के गए थे 6.25% पर डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का, उसको बढ़ा के स्ट्रेट अवे लेके चले गए विद इन द फर्स्ट ईयर डबल से ज़्यादा 13.25% पर। कभी किसी दुनिया में इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट्स अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या इकोनॉमी को और बिजनेसेस को अफेक्ट होगा। दूसरा जो किया उन्होंने, पहले साल में आके सबसे ज़्यादा मैसिव डिवैल्यूएशन की, अब उठा के उस वक्त कोई 100, हालांकि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 140 इज़ द इक्विलिब्रियम, वो राइट रेट है।
और उसके बावजूद वो 160 से पहले साल में क्रॉस कर गया, फिर वापस आया, फिर। और जो सबसे ज़्यादा ख़राब बात थी इस हुकूमत के हवाले से, अगर हम सीधा सीधा देखेंगे, स्टॉक मार्केट देखें, इंडेक्स या करेंसी देखें, तो सिर्फ ये नहीं कि कितना बड़ा डॉलर और रुपए के तनासुब में, बट द वाइल्ड स्विंग्स जो हमने देखे, जिससे लोगों को और बिजनेसेस को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। मतलब एक दिन शायद आपको याद होगा शुरू में एक दिन 11 रुपए गिर गया, रुपए एक दिन में, और उसी दिन 9 रुपए रिकवर कर गया। तो आप सोचें कि मार्केट्स के साथ हो क्या रहा था। तो एक तो डीवैल्यूएशन मैसिव की, इंटरेस्ट रेट्स डबल किए, तीसरा उन्होंने उस साल में जो तबाही की कि बार बार इलेक्ट्रिसिटी और गैस टैरिफ्स को बढ़ाया। अभी कोई बिजनेस हो और प्लस टैक्सेस में इजाफा कर दिया, तो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। आप बिजनेस मॉडल बनाते हैं एक नॉर्मल रेंज के हिसाब से कि जी आपकी करेंसी 6-7% मूव करेगी, या आपकी डीवैल्यूएशन 8-9% मूव करेगी, सॉरी 6-7% होगी, इंटरेस्ट रेट्स का तनासब एक रेंज बाउंड होगा। तो जब आपका कोई चीज़ विद इन रेंज बाउंड ना हो और अनएक्सपेक्टेडली हाइक्स आएँ, तो जाहिर सी बात है मार्केट एडजस्ट ही नहीं कर सकती। और उस दिन से आज तक हम रिकवर ही नहीं कर सके, और उसका हमने देखा भी जी इस साल पर आए। तो 4 हमने फाइनेंस मिनिस्टर देखे, तो जहाँ ये छोड़ के गए जो इन्होंने बताया है कि आप इन्फ्लेशन देखें, जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत के लिए नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गरीब आवाम के लिए महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरा गुर्बत को कंट्रोल करना, तीसरा पावर्टी में इजाफा करना। अभी आप देखें 2 करोड़ लोगों को अगर आप गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल देंगे, दिस इज़ द फिगर वेयर दे आर लिविंग। हमने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए थे। हम खान साहब को बताते रहे कि भाई गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल के उनको चेक बांटना कोई बड़ा क्रेडिट नहीं होता। गुर्बत की लकीर से ऊपर उठा के थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब क्रिएशन, वो एक असल चैलेंज होता है, इकनॉमिक चैलेंज होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम इसको इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहते। इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत की, वो तबाहकुन है, और नंबर्स भी जो इन्होंने बताए फिस्कल डेफिसिट के ख़ास तौर पर हवाले से, क्योंकि ये लीड करेगा फर्दर डेट, और फिर डेट सर्विसिंग बढ़ेगी एंड सो ऑन। तो माइनफील्ड। और एक लास्ट चीज़ जो खान साहब ने जो बहुत ही सबसे ज़्यादा ख़राब फैसला किया था, आपको पता है फरवरी में पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपये गिरा दी, और साथ में ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज़ जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, ज़ाहिर है वो आपने देखा भी है रेंज कहाँ तक चली गई थी, 125 से 130 तक चली गई थी। खान साहब फरवरी में बैठ के कह रहे हैं कि जी 4 महीने मैं नहीं बढ़ाऊंगा। उसका असर क्या है? उसका असर ये है कि हमारे लिए प्रॉब्लम और पूरी कौम के लिए माइनफील्ड बिछा के गए। उनको पता था वो जा रहे हैं। कभी कोई वज़ीर आज़म इस किस्म का फ़ैसला करता है कि जो चीज़ इंटरनेशनल कमोडिटी से लिंक हो, उसको आप कहें कि जी मैंने फ़िक्स कर दिया और अगले 4 साल, तो इस किस्म के फ़ैसले किए थे। और यहाँ जो माशी सूरत हाल है वो आपके सामने। थैंक यू जी एक मिनट। वो आपने इनिशिएटिव लिए हैं खासतौर पर 10% के हवाले से, कितना बोझ पड़ेगा आप समझते हैं? ये बोझ नहीं है। और दूसरा जो बुनियादी ज़रूरतों का आपने जिक्र किया, आटा, चीनी और बाकी वगैरह, वो आवाम तक का कैसे पहुँचेगा? आवाम, गरीब आवाम को वो रिलीफ कब मिलेगा? शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो पेंशन है इस पे तकरीबन 13 अरब रुपए अगले 3 महीनों में हुकूमत पाकिस्तान के खर्च होंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये 13 अरब रुपए हम अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरे मेजर्स भी लेंगे अगले 3 महीनों में, लेकिन ये करना मैं समझता हूँ ज़रूरी था। जो 25,000 रुपये तनख्वाह की है उस पर फेडरल गवर्नमेंट के सिर्फ ग्रेड 1 या शायद ग्रेड 2 के एम्प्लॉइज़ को अफेक्ट करता है और अफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैं सचमुच ये समझता हूँ, मैं अपने भाइयों से, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट खुद भी हूँ, मैं तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों से कहता हूँ कि यार 25,000 रुपये के अंदर नहीं किसी का पूरा होता, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिल करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन के अंदर, 3 दिन में शहबाज शरीफ के आने के आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6% बढ़ गई है, आपकी कंपनियों की वैल्यू 6% बढ़ गई है। जो डॉलर आपका चला गया है नीचे 8 रुपये, वो तकरीबन 4% चला गया है। तो मतलब थोड़ा सा हमको ये तकलीफ़ के दिनों में शेयर करना है गरीब लोगों से। और इस मुल्क में वैसे भी जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि गरीब से लेकर हमने अमीर को बहुत दिया है, तो थोड़ी सी अगर हम दूसरी तरफ चलें। जी राना साहब, मैं आया जी अतुफ साहब। हाँ
है कि जो कट लगेगा फाउंडेशन वो भी उतनी ही स्टीप होगी। इन हालात के अंदर आर यू रेडी के 10% से आप कहाँ आना चाह रहे हैं और आर यू रेडी टू मीट द IMF कंडीशन? देखिए मैं आता हूँ मेहता भाई आपके। देखिए गुजारिश ये है कि IMF से मैं मिलूँगा, अभी मैं नहीं मिला हूँ, ठीक है। स्प्रिंग मीटिंग में जा रहे हैं सर ये फैसला शहबाज साहब डिसाइड करेंगे, हमको पूछना पड़ता है इस वक्त। बहरहाल एट दिस पॉइंट आई एम ऑन ECL, सो वो मैं ऐसे ही बता दूं कि मेरी लास्ट फॉरेन ट्रिप जो थी वो भी IMF की स्प्रिंग मीटिंग में थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त भी मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, शायद अगली मरतबा भी करूं, लेकिन दरमियान में 4 साल आपने यही ECL पे रखा है। वैसे भी नहीं जा सकते थे। सो नहीं, बट सीरियसली देखें 6400 अरब रुपए का डेफिसिट है, जिसके अंदर ये जो चीज़ें हैं 225 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है। अब मैं अगर अभी पैसे दे दें या 4 महीने बाद दें, वो पैसे की लाइबिलिटी तो खड़ी हो गई है। आपने अगर PSO ने नुकसान कर दिया, वो SNGPL ने, वो मेरा लाइबिलिटी तो हो गई है। हमने उसको मैनेज करना होगा। IMF को भी हम बता सकते हैं कि हम एक दिन के अंदर हम सब चीज़ें नहीं कर सकते, हम IMF से फिर बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ अश्योर कर सकता हूँ IMF को और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो भी, और चाइना को या CPEC को भी, कि जो भी फैसले पिछली हुकूमत ने किए थे उनके साथ वादे वहीद, हम उस पर कायम हैं। हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि हम पिछली हुकूमतों की बात नहीं मानेंगे। हम एक जमहूरी प्रोसेस से आए, हम वो मानते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हम वादे करेंगे वो पूरे करेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे उनसे। आपकी बात जो थी कि देखें, शहबाज साहब ने कल भी बात की थी कि आटा जो है उसको हम सस्ता करेंगे फिलफॉर सूबों के साथ, और चीनी और घी जो है वो रमज़ान बाज़ारों में सपोजिटली बिक रहा है, लेकिन उसको इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमें पता है कि पंजाब में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ख़ास तौर पे। तो वो अब जैसे ही पंजाब की हुकूमत भी बनती है इंशाल्लाह एक दो दिन में करेंगे। चीनी, अच्छा ये बात भी बता दूं कि जो चीनी बढ़ गई है उस पर हमारे PTI के भाई हुकूमत से गए लेकिन झूठ से नहीं गए, तो उस पर ये एक झूठ बात कह रहे हैं कि हमारी वजह से चीनी बढ़ी है। भाई मैं तो अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ हूँ। और लेकिन दूसरी बात है कि मतलब हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसके हमारी वजह से चीनी नहीं बढ़ी। चीनी तो मार्केट कंडीशन से। जी आ रहा हूँ आपके पास। जी IMF के पास आप जा रहे हैं, वो टफ जी 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 क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है? और अभी सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब के विजिट पे जा रहे हैं। क्या हम जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे हमारी कितना फाइनेंसिंग गैप है टिल जून, और कितना हम फोकस करते हैं कि हम अपने कंट्री से कर लेंगे? और एक और छोटी सी बात सुनने में आया है कि 200 प्रोजेक्ट्स जो हैं PSDB में शामिल करने के लिए आपने प्लानिंग कमीशन भिजवा दी है। बाकी देखें, जो हमारे पास लास्ट जो स्टेट बैंक का नंबर आया है वो $11.3 बिलियन है। आपको पता है कि अगले 3 महीने के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होना है, मतलब इट कुड बी अप टू 6 बिलियन। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो 13 बिलियन का हो चुका है, ये 8 महीने में हो चुका है, तो 4 महीने वो बाकी हैं। लेकिन एक्चुअली वो चौथे महीने के पैसे तो निकल गए। सो ये 6 बिलियन का वहाँ पे मुझे 5-6 बिलियन के वहाँ पे एक मार लगने की है। प्लस यू हैव टू रिटर्न अबाउट $3 बिलियन। उसके बाद जो सऊदी अरब का जो आपके पास डिपॉजिट था, दैट इज़ कंटिजेंट ऑन IMF के प्रोग्राम के अंदर होना, तो वहाँ से मुझे डबल मार लग रही है। फिर अगर आप IMF के अंदर भी ना हो और आपके पास 3 महीने से कम के रिजर्व्स हों, तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक और ADB भी लोन्स नहीं देते। और जब वो भी लोन्स नहीं देते, और गिवन कि आपका जो बॉन्ड है वो सिर्फ 80 पैसे में बिक रहा है, रुपए का बॉन्ड, तो आप इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो नहीं कर सकते। तो इस वक्त IMF से कोई अफाम तफहीम के साथ कहीं निगोशिएट करके आगे बढ़ना जो है, मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जी भाई, मैं इसके बाद इस वजह आ जाऊँगा। आप जी, आपके पास, फिर आपके पास सर, फिर आपके पास आ जाऊँगा। जी जी महंगाई इस वक्त भी 12% से ज़्यादा है। जी इसी सूरत हाल में अभी आप तीनों की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आएगा शेयर पर। जी बिल्कुल सही और बात। बढ़ेगी। क्या आपका ये जो 22 से 25 हज़ार रुपये पे जाना एक मुँह के मुँह में जीरा नहीं? सेकंड नंबर पे सर, जो IMF का प्रोग्राम है, इसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत के रिलीफ पैकेज दिया गया था, ये तो आप ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा अब जो नया पैकेज आएगा उसमें कौन सी टर्म एंड कंडीशन ऐसी होंगी कि जो आवाम के लिए बहुत ही सहूलत होगी? देखिए, एक तो ये कि 25% किसी की तनख्वाह बढ़ा देना ऊँट के मुँह में ज़ीरा नहीं होता। जिस आदमी की 25-20 हज़ार रुपये तनख्वाह हो, उसकी तनख्वाह अगर 25 हो जाए तो उसके लिए एक ज़िंदगी का मेरे ख्याल से फ़र्क हो जाता है। तो ये नहीं कहना कि ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा, ये बात मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अब लेकिन हमको अपनी माशी सूरत हाल देख के ये चीज़ करनी है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, कैनी साहब आपको भी ये बात पता होगी कि जो पिछली
प्राइस जो खान साहब करके गए हैं जो 150 पेट्रोल की, इसका इन्होंने ख़ुद तो अप्रूवल दे दी प्राइस की, लेकिन ECC से शौकत तरीन साहब ने ये अप्रूव नहीं करी है सब्सिडी, तो ये भी शहबाज शरीफ के ज़िम्मे आएगी। ये चीज़ जो है कि ये मतलब इन्होंने हातिम ताई की कब्र पे लात तो मारी है, पेट्रोल तो सस्ता कर दिया लेकिन इसकी सब्सिडी अप्रूव नहीं करी, तो ये बजट के नंबर में फिर हमको डालनी पड़ेगी। तो खान साहब जो है वो आप ही के पैसों से आपको दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यार देखो मैंने दिया है। तो भाई ये अभी कोई तय नहीं हुआ पेट्रोल की प्राइस का, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये ओगरा की समरी आएगी, बात करेंगे, लेकिन जो खान साहब दे के चले गए हैं, जो उन्होंने फ़ंड नहीं किया ECC के अंदर, वो हम फंड करेंगे ताकि ये सही हो जाए। जी भाई, मैं अफसर में आप इसके बाद सॉरी इनको किसकी रिपोर्ट आई है? जी 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 IMF के इसी पैकेज को चलाएंगे। मेरे ख्याल से ये ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। आपका सवाल का जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दें। अजान होने 2 मिनट अजान होने दें। हाँ वही कट जाएगी, कोई बात नहीं, कट जाएगी लेकिन बात सर कहाँ जा रहे हैं आप डॉक्टर साहब? हैं इफ्तार नहीं करेंगे आप? नॉट ये पता नहीं। वापस मैं आपका सवाल का जवाब जो पहला है कि 3 रिव्यूज़ जो हैं उसको हम पूरा करेंगे बात का। जी अफसर फरमाइए। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे जुबैर साहब ने बताया था कि डिस्काउंट रेट इतना बढ़ा दिया था, डिवैल्यूएशन करेंसी की गवर्नर स्टेट बैंक इसमें रिस्पॉन्सिबल थे और उन्होंने IMF का पर्सन तस्वर किया था, आप उनको कंटिन्यू करेंगे या आप उनको रिप्लेस करेंगे? और दूसरी बात ये, हाँ टेन्योर खत्म हो रहा है, और दूसरी बात ये कि ये IMF का जो प्रोग्राम है इसको एक पॉलिटिकल IMF कहा जाता है, तो ये आपके सीपैक पे या इन चीज़ों के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है या नहीं सकता? देखिए एक दूसरे वाले जवाब आपको पहले दे देता हूँ। अच्छा नहीं पहले वाला दे देता हूँ। देखें गवर्नर साहब का मेरे ख्याल 4 या 5 मई को आपकी बात है, दुरुस्त है कि वो ख़त्म हो रहा है। मेरी आज गवर्नर साहब से बात भी हुई है फ़ोन पे, इस मौजू पे नहीं हुई। ये फ़ैसला जो है ये मेरा नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, ये शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला है। ये हम में से कोई भी यहाँ पे बैठा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ैसला है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो बिल्कुल जो स्टेट बैंक का बिल था उस पर मैंने काफ़ी तनकीद की है, इसमें कोई बहस नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नर साहब को रिटेन करना या गवर्नर साहब को रिटेन ना करना या एक्सटेंशन ना देने का फ़ैसला जो है वो मेरा नहीं है, वो शहबाज शरीफ, ये हम में से किसी का भी नहीं है यहाँ पे जो बैठे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब का है, वो फ़ैसला करेंगे। मैं आपको जैसा ही फ़ैसला होगा बता दूँगा। हाँ अगर फैसला करने पहले इजाज़त तो दो, वज़ीर आज़म बना दो फिर कर दूँगा जी। इसके बाद हाँ इस गवर्नमेंट ने खत्म किए उनको आप रिव्यू करेंगे और साथ जेनकोस का बता दें कि जिन जेनकोस को बंद करने का फैसला हुआ उसको क्या करेंगे आप बताएंगे? जो जेनकोस का बंद करने का फैसला शायद अब्बासी साहब के ज़माने में और मियां नवाज शरीफ के ज़माने में करके गए थे, वो तो मेरे ख्याल से फिल फॉर बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ फर्नेस ऑयल जलाने की फैक्ट्रियाँ हैं, उससे बिजली तो बहुत कम बनती है, फर्नेस ऑयल बहुत जनता है, उसका तो कोई जवाज़ नहीं है। मैं आऊँगा, कोई जवाज़ नहीं है उसका। लेकिन जो IPPs के मायदे अगर वो एक वापस से एग्रीमेंट हो गया, हम उसके पीछे कैसे जा सकते हैं? जी सर दोनों पे आऊँगा। सर ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि जो IMF के साथ हम कंडीशन है वो पूरी करेंगे, तो IMF की जो लेटेस्ट कंडीशन थी वो तो ये थी कि जी 4 रुपये पर लीटर एवरी मंथ पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी जी, और वो बजाय बढ़ने के वो 0 हो गई जी, और अब मैं नेगेटिव है जी, 21 रुपये पर जी, नेगेटिव है जी। तो इसका मतलब ये कि आप फौरी तौर पर ये रिवर्स करेंगे, और अगर ये रिवर्स करेंगे जी तो फिर महंगाई किधर जाएगी? आप कह रहे हैं कि महंगाई भी कम करेंगे। खलीक साहब, मैं शहबाज साहब जिसको भी वज़ीर बनाते हैं या जिसको भी एडवाइज़र बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो IMF से बात करेंगे, हम IMF से निगोशिएट करेंगे। मैं TV पे तो निगोशिएट नहीं करूँगा, हम उनसे कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे।
अल्लाह ने चाहा तो कुछ वो हमारी बातें मानेंगे, कुछ हम उनकी बातें मानेंगे, अफाम और तफहीम से काम करेंगे। लेकिन इस वक्त आप लोग तो ये इसी चीज़ को दिन रात करते हैं। आपको ये पता है कि इस वक्त IMF के हाथ छोड़ना से रुपए के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे बॉन्ड्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा और हमारी रीपेमेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। जी शोएब भाई। जी तो ये कि 3.5 साल में प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। DCs अपने AC वाले रूम में बैठ के महंगाई को कंट्रोल करते रहे, सूबों के अंदर जिलों के अंदर कोई काम नहीं हुआ। तो जितने आपने मसाइल बताए 90% का सोल्यूशन जो है वो टैक्स रेवेन्यू के साथ। तो जो 6100 रुपीज़ का टैक्स आमदनी है उस तक पहुँचने के लिए जो पेस चल रही है उसको बरकरार रखने के लिए आपके ध्यान में क्या है? देखिए, जो पहले 9 महीने के टारगेट्स थे वो तो हुकूमत ने पूरे किए, लेकिन ये जाहिर है कि बैक लोडेड टारगेट हैं। तो पहले जो 9 महीने हैं उसमें तकरीबन 450 अरब रुपए औसतन इन्होंने टैक्स वसूल किया है। अगले 3 महीने का टारगेट 650 अरब रुपए का है, जो कि बहुत स्टीप टारगेट है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ की सरबराही के अंदर इस वक्त तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हम यही कोशिश करेंगे उनकी टीम के हम उसके टारगेट को पूरा करें, फिर अल्लाह जानता है। मैं आपके पास मैं अच्छा DC ये मुझे बड़ी ये अच्छा ये शोएब भाई, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार जो थे वो बड़े काबिल चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत ने तो ज़रूर अच्छा काम किया होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। उस्मान बुज़दार से अच्छा चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है? जी मजाक कर रहे थे, सीरियसली नहीं थी ना, सीरियस रिपोर्टिंग कर दी। जी हाँ, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो सऊदी अरब का वो दौरा करने जा रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है कि वो जाएंगे, अमूमन रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है, तो लेकिन मुझे पता नहीं है इस बारे में। जी मैं आखिरी 2 सवाल। जी जी मैं आज सुबह शहबाज साहब ने हम सबको बुलाया था और अपनी पूरी माशी टीम, डॉक्टर आयशा पाशा भी थी, मुसद्दक साहब भी थे, शज़ा ख्वाजा साहिबा भी थी, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, दीगर और लोग थे, अली परवेज़ साहब भी थे। तो शहबाज साहब ने 2 जो हिदायत हमें दी हैं, एक तो ये कि ये चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज लगे, जिसके ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर जिसकी मार्केट्स हों। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं फिल फॉर यानी कि थोड़े दिनों में एग्रीकल्चर समिट करूंगा और बिज़नेस समिट करूंगा, जिसमें बिज़नेस के अंदर एक्सपोर्टर्स और लोकल इंडस्ट्रीज़ दोनों को बुलाएंगे। उससे पहले एग्रीकल्चर समिट करेंगे। हम $8 अरब का पिछले साल खान साहब की हुकूमत में, हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, लेकिन $8 अरब का हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर चुके हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, मेरा मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो हम वीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम $2 बिलियन का कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, जो और पिछले साल हमने पाकिस्तान के अंदर 1983 के बाद सबसे कम कॉटन पैदा किया है। तो बहुत सारे ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट हैं एग्रीकल्चर के अंदर, छोटे रिफॉर्म्स के अंदर। फार्मर्स को हम कुछ बेहतरी लेके आएंगे, उनके बिजली के निर्ख भी देखेंगे, दीगर चीज़ें भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि और निचकारी के अंदर देखें, निचकारी के अंदर 2 जो यूनिट्स आप बात कर रहे हैं, स्टील मिल और PIA, उस पर एक मरतबा मैंने कुछ कहा था, वो आज तक मेरी जान नहीं छूटी है। तो अब ना कहना। लेकिन PIA भी नुकसान करता है, स्टील मिल भी नुकसान करता है। इसकी निचकारी करने से मेरे ख्याल से बेहतरी होगी, विदाउट पुटिंग इन जेपर्डी द जॉब्स ऑफ पीपल। हम सेफ गार्ड कर सकते हैं हमारे भाइयों बहनों की रोज़गार, और उसके बाद उसकी निचकारी की तरफ जा सकते हैं। और साथ साथ जो आपके डिस्कोज हैं, ये मेरा ताल्लुक़ नहीं है पावर सेक्टर से, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा अगर शहबाज साहब पूछेंगे तो, प्राइम मिनिस्टर साहब पूछेंगे तो ओपिनियन दूंगा कि आप सूबों को भी ऑफ़र कर सकते हैं कि अगर वो अपने अपने डिस्कोज लेना चाहें तो ले लें। जी सर, मैं आया जी सर, ये बताइए कि अमेरिकी साजिश तो कामयाब हो गई, क्या जी कामयाब हो गई जी, तो अमेरिका क्या देने जा रहा है? ये मैं पूछता हूँ जी, आप एक साथ ही जवाब। गरीब बंदा जो है उसको ये टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती है, कोई इस वक्त सबसे ज़्यादा पिस रहा है जी।
आप अभी तक तो जो मुझे समझ आई है वो मीठे तरले ही हैं कि फलाना भी 10% बढ़ा दे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, फलाना भी 10%, और पहली गवर्नमेंट भी यही करती रही है। मैं आगे आपका वे फॉरवर्ड क्या है सर, पॉलिसीज क्या है वो बताइए। भाई मिन्नते तरले नहीं कर रहे, हमने कहा है कि हम मिनिमम वेज जो है कानून साजी करेंगे, अगले 2-3 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी। ये तो हुकूमत पाकिस्तान अपनी रिट इस्तेमाल करके कीमत बढ़ाएगा। ये जो बात कर रहे थे, जस्ट टू सीरियसली आंसर, आज भी शहबाज साहब ने ये बात करी है, हम प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी भी लेके बैठेंगे, हम सूबों के अंदर भी अपने जो है डिप्टी कमिश्नर्स और दूसरों को भेजेंगे, और अपने शहबाज साहब ने ये भी कहा है कि अपने MNAs और MPS से भी हम कहेंगे। हमारी पार्टी के ऊपर तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन एलाइज पार्टी की भी MNAs MPS से गुजारिश करिए कि आप मार्केट में जाएं, 1 मिनट में आप मार्केट में जाएं और इंशाअल्लाह ताला इसको बेहतर करेंगे। आप जो पूछ रहे थे कि अमरीकी साजिश, यार ये मुल्क में मैं आप इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि इतना झूठ बोला जाता है, और हम मतलब वो एक ज़माने में जब बच्चे होते थे तो वो अमेरिका में वो टूथ फेरी की बात होती है, सेंटा क्लॉज की बात होती है, यहाँ पे परियाँ होती हैं, भूत की बातें होती हैं, परियों की कहानियाँ होती हैं। जब आप 6-8 साल के होते हैं परियों की कहानी होती है, जब 12-15 साल का बच्चा होता है वो भी ये नहीं करता। कभी मैंने नहीं देखा कि इतने उम्र के मैच्योर लोग परियों की कहानियाँ करें। लेकिन आप ये अमरीकी साजिश आ गई, पहले अचानक बोला कि हमने पैसे दिए, फिर बोला अमरीकी साजिश आ गई, और 25 दिन बाद हुई। और साजिश करने वाला किसके खिलाफ साजिश कर रहा होता है उसको बताता है बुला के कि यार हम तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये खान साहब जो है वो पागलपने वाली बातें कर रहे हैं, वो तो जानबूझ कर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक मैं इसमें इजाफा करूंगा, एक मैं इजाफा दोनों ये इस क्वेश्चन में देखें, जो जिस वोट्स की वजह से खान साहब गए हैं उसमें सिर्फ फ़र्क ये था, हम तो थे ही ऑपोजिशन में, तो हमारे साथ तो वो साजिश नहीं ऑफर करेंगे, हम तो थे ही ऑपोजिशन में। एक MTM उनकी इत्तेहादी जमात और एक बाप उनकी इत्तेहादी जमात, तो अगर साजिश की आप ये उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो आखिरी दिन तक, तकरीबन आखिरी हफ्ते तक PTI की इत्तेहादी जमात। जी मैं दोनों से पूछ लूँगा जी, आखिरी 2 सवाल। जी जितने आपने मसाइल बताए हैं, क्या आप अकेले हल कर सकेंगे? आपका काफ़ी अर्से से मिसाकदार के दौर से ये रहा है कि मईशत पे आपको जो है वो मिसाक के मईशत करना पड़ेगा जी। क्या आप इन मसाइल के हल के लिए मिसाक के मईशत की तरफ जाएंगे? और इसके लिए अगर आपको PTI के पास भी जाना पड़ा तो क्या PTI को भी इसमें शामिल करेंगे? और दूसरा, बजट जो है वो अगला सर पे है, और आपने कुछ मराहत जो है वो अभी अनाउंस कर दिए, बजट में फिर जो है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे, और अगले बजट को आप कैसा जो है? देखिए एक इसमें ये उल्टा सा जवाब देता हूँ। देखिए एक तो ये कि फिल फॉर महंगाई हम नहीं कर सकते कम, हम ये समझते हैं इन द सेंस कि मतलब जो PTI की पॉलिसीज़ थी, करेंसी आपने डिवैल्यू पे डिवैल्यू करी है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए, फिस्कल स्टिमुलस कर दिया, फिस्कल पॉलिसी आपकी एक्सपेंशनरी थी, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी एक्सपेंशनरी थी, आपने करेंसी डिवैल्यू करी, तो ये एक और गलत फैसले करे जो 1,40,000 टन यूरिया आपने स्मगल करवा दिया, अब हम वापस तो नहीं ला सकते जहाँ सेंट्रल एशिया से स्मगल हो गया। तो आपने गंदम स्मगल करवा दिया, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते। आपने पोल्ट्री फीड के अंदर गंदम डाल दिया, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते। तो जो इनकी गलत पॉलिसी थी उसका असर को ख़त्म करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा फिल फॉर जो गरीब तरीन तबका होता है, जो कम से कम उजरत लेता है, 19-20 हज़ार रुपये, हमने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो हमने कुछ ना कुछ तो उनकी ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा है। हम कोशिश करेंगे कि बजट के अंदर और सहूलतें दे सकें, जहाँ तक हमारी चादर होगी इंशाअल्लाह उतना पाल फैलाएंगे। शौकत तरीन साहब बिल्कुल ये कहते थे कि IMF बात मान जाएगी उनकी, लेकिन उनको भी पता थी कि वो नहीं मानेगी। जब ये कह रहे थे कि हम फंड कर लेंगे, वो गलत कह रहे थे। आपको मैंने अभी बता दिया कि 370 अरब रुपए इसकी सब्सिडी है, और वो कह रहे थे मैं इस बजट से फंड कर लूँगा। आपको मैंने अभी बता दिया कि 6400 अरब रुपए का बजट डेफिसिट जा रहा है, वो 3900 अरब रुपए की बात कर रहे थे। ही न्यू दीज नंबर्स एंड ही वाज टेलिंग यू दिस। आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली जी। आखिरी लास्ट सवाल मीशा के मईशत, तो मेरे बॉस ने शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है, उन्होंने उस दिन भी कहा था जिस दिन पहले दिन अपनी लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीच में करे थे। हम तो RTS के सताए हुए थे, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि हम मीशा के मईशत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खान साहब ने आज तक कभी अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं समझा। खान साहब में और हम में फ़र्क यह है कि हम अभी भी PTI वालों को अपना भाई समझते हैं। गुमराह ज़रूर हैं, झूठे ज़रूर हैं, कम अकल ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाई हैं।